नमस्कार, ये पार्ट वन है एक नई वीडियो सीरीज़ का। इस वीडियो सीरीज़ का जो थीम होगा, जो मेन हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो होगा इंडिया के एनर्जी रिसोर्सेज। आई थिंक 3 या 4 वीडियो लंबी सीरीज़ होगी है। उसमें हम इंडिया की एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड हर जो एस्पेक्ट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है हमारे कंपेरेटिव एग्जामिनेशंस में, वेदर इट इज़ एसएससी और यूपीएससी, वो सब कवर करेंगे। ऑफ कोर्स विद एमसीक्यूज़। हर वीडियो के एंड में कोशिश करूँगा आपको 8 या 10 एमसीक्यूज़ दूँ, जो हम मिल के करेंगे ऑफ कोर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट वन की। ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट वन होगा। पार्ट वन में हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं एनर्जी से रिलेटेड, उनके बारे में बात करेंगे। तब हम उसके बाद फिर हम नेचुरल गैस की यूटिलाइजेशन इंडिया में कैसे हो रही है उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। और जो शेल गैस डिपॉजिट्स हैं इंडिया में, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर एमसीक्यूज़ भी करेंगे इन तीनों टॉपिक्स से रिलेटेड। और फिर पार्ट टू में ऑफ कोर्स बाद में मैं एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल, हाइड्रो पावर, वो सबको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं पावर एनर्जी से रिलेटेड, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, वो हैं पीयूष गोयल साहब। पीयूष गोयल साहब का जिक्र आई थिंक 3 बार आएगा इस पूरी वीडियो में, क्योंकि जो 4 मिनिस्ट्रीज़ हैं डायरेक्टली एनर्जी से रिलेटेड, उनमें से 3 पे तो यही छाए हुए हैं। सो देखिए, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर को पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी सोर्सेज भी कहा जाता था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक फैक्ट है, आप कहीं पे इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, इस मिनिस्ट्री का काम क्या होता है। देखिए, इस मिनिस्ट्री का मेन जो कार्य होता है वो प्लानिंग से रिलेटेड होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड होता है, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करनी है, जो प्रोजेक्ट्स अंडरवे है उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, देखिए मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा जो पर्सनल रिक्रूट करते हैं उनको ट्रेन कैसे करना है, मैन पावर कैसे डेवलप करनी है, और दुनिया भर की और चीज़ें, थर्मल, हाइड्रो पावर जनरेशन एंड ऑल दैट, ये मिनिस्ट्री करती है। अच्छा, मगर इसके अलावा और भी इस मिनिस्ट्री की जो मेन पावर है, जो एक कह लीजिए मेन कैनन्स है इस मिनिस्ट्री के, वो क्या क्या है अब वो देखते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर जिसे पीयूष गोयल संभालते हैं, वो एडमिनिस्टर करती है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। एक्ट बेसिकली प्राइमरी लॉ है जो रेगुलेट करता है हमारे पावर सेक्टर को। बहुत सारे जो डिसीजन लेने होते हैं इसी एक्ट के अंडर लिए जाते हैं, कि पावर सप्लाई से रिलेटेड, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ये 2014 में इसको कुछ अमेंडमेंट लाने के लिए इस एक्ट में ये इलेक्ट्रिसिटी बिल 2014 भी लाया गया था। अभी तक लोकसभा में अटका हुआ है, पास नहीं हुआ है। अमेंडमेंट के बारे में ज़्यादा खैर तो उतना कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। मेन ये है कि उसमें जो लाइसेंसेस अभी दिए जाते हैं इस एक्ट के अंडर, कि कौन कहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, उसके लाइसेंसेस को सेग्रीगेट करना, मतलब अलग अलग कामों के लिए स्पेसिफिक लाइसेंस देने का प्रावधान इसमें लाया गया था। काफ़ी इससे और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे, मगर वो एक अलग टॉपिक है, इतना उसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। सो देखिए, पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन आती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की, बहुत पावरफुल है। सो उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पावर और क्या क्या रेगुलेट करती है, और क्या क्या एडमिनिस्टर करती है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पावर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को भी एडमिनिस्टर करती है। ये इतना पावरफुल नहीं है जितना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है, मगर इससे डायरेक्टली रिलेटेड काफ़ी सारे कुछ डिपार्टमेंट्स और कुछ ब्यूरोज़ भी हैं, वो अगली स्लाइड में बताऊंगा क्या है। मेन आप ये याद रखिएगा ज़रूर कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको अमेंड करने के लिए 2014 में बिल भी लाया गया था, पास अभी तक नहीं हुआ है। बिल बेसिकली लाइसेंस को सेग्रीगेट करने के लिए लाया गया था। और अब आगे देखते हैं और क्या क्या पावर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास। ओके, सो कौन कौन सी बॉडीज़ हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट है एनटीपीसी, महारत्न है भारत सरकार का। आपको ये तो पता है, अब कैटेगरीज आ चुकी है। मिनी रत्ना होता है, फिर नवरत्ना होता है, उसके बाद महारत्ना होता है। तो जो महारत्ना है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है इसका ऑफ कोर्स। ये आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। सेकेंडली, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि किस प्रोविज़न के अंडर इसको बनाया गया था।
तो मैंने आपको दो प्रोविजंस बताए थे पिछली स्लाइड में, एक तो 2003 वाला, दूसरा है 2001 वाला, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है इसको 2002 में बनाया गया था अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। उसके अलावा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC भी इसके अंडर ही आता है। आई थिंक नवरत्ना भी नहीं है ये, हाँ इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके अलावा नवरत्ना 3 कंपनीज जो है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। अब आप समझ पा रहे होंगे कितनी पावर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। एक तो दो बहुत ही पावरफुल एक्ट हैं, उसके अलावा NTPC जो एक महारत्ना है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। उसके अलावा तीन नवरत्ना कंपनीज कौन कौन सी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और फाइनली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तीनों की तीनों नवरत्ना है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। तो आपको इससे अब याद रखने में आसानी होगी। फैक्ट्स इमीडिएटली याद नहीं होते, आपको चीज़ें लिंक करनी होती है कि ये अच्छा ये इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है तो ये ऐसे होगा। इट बिकम्स ईजी टू मेमोराइज। और इस पूरी वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे महारत्ना और नवरत्ना ऐसे ही आपको मेमोराइज करवा दूंगा। अगली मिनिस्ट्री जो हम डिस्कस करेंगे वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, शायद हाँ अकेली मिनिस्ट्री है इस पूरी वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, जिस पे पीयूष गोयल साहब जिसके हेड नहीं है। तो यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान साहब। और जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मिनिस्ट्री की वो ये है एक्सप्लोरेशन करना। ऑफ कोर्स नाम से पता लग रहा है कि कहाँ पे पेट्रोलियम रिलेटेड जो हमारे होते हैं प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस कहाँ पे है, वो सब कहाँ पे है वो सब, ठीक है। उनकी एक्सप्लोरेशन करना, प्रोडक्शन करना, रिफाइनिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सब कुछ जो होता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड वो ये मिनिस्ट्री संभालती है। अब देखते हैं इस मिनिस्ट्री के अंडर मेन जो एंटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर तीन महारत्ना कंपनीज आती हैं, बहुत ही फेमस कंपनीज हैं। आई एम श्योर आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। सबसे पहले ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, सुपर फेमस है, ऑफ कोर्स आपको पता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है भारत सरकार की। उसके अलावा ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। उसके अलावा गेल, ये भी तीनों की तीनों महारत्ना कंपनीज हैं। इससे आपको याद रखने में आसानी होगी, तीनों एक ही मिनिस्ट्री के अंडर आती है और तीनों की तीनों महारत्ना। उसके अलावा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च PCRA भी इनके अंडर ही आता है, इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। उसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट सिंस एक गवर्नमेंटल रेगुलेटरी बॉडी है मैंने कहा यही मेंशन कर लेता हूँ, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है। अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 मेन मिनिस्ट्रीज़ हैं इंडिया में जो एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड है। उनमें से 3 पर तो पीयूष गोयल साहब छाए हुए हैं, हमने एक डिस्कस कर ली, ये आई थिंक ये दूसरी है, ठीक है। और उसके अलावा अब आप थोड़ा समझ पाएंगे कि कितनी पावरफुल इस वक्त इंडिविजुअल है पीयूष गोयल साहब। 3 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ इनके अंडर है। उनके अलावा उन मिनिस्ट्रीज़ के अंडर बहुत ही मेजर कंपनीज महारत्ना उनके अंडर आती है। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है, इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंटिटी है कोल इंडिया लिमिटेड, महारत्न कंपनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है ये, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ये खैर याद रखना ईजी है, कोल इंडिया लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर ही आएगी और कहाँ आएगी। उसके अलावा NCL से क्वेश्चन आ सकता है। NCL रिसेंटली इसका नाम चेंज किया गया है, पहले इसका नाम ये था, अब इसको NCL इंडिया लिमिटेड कहते हैं। नवरत्ना कंपनी है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आती है। एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट जो मिनिस्ट्री है उसके भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज है पीयूष गोयल साहब, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ के ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है विद इंडिपेंडेंट चार्ज। कोल हमने बात कर ली, पावर बात कर ली, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को मैंने कवर नहीं किया है इसमें क्योंकि डायरेक्टली पावर से रिलेटेड है नहीं है, वो वहाँ पे एक्सप्लोरेशन की जाती है मगर जिंक कॉपर वगैरह उसकी की जाती है, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस की नहीं करती, तो मैंने इस सीरीज़ में उसको कवर नहीं किया। बाकी आपको यही पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है विद इंडिपेंडेंट चार्ज वो भी पीयूष गोयल साहब है। आई थिंक इनको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया था जुलाई 2016 में, तो रिसेंटली बनाया गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और उसके अलावा देखिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी सारे काम करती है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज
कौन कौन से होते हैं, ऑफ कोर्स आपको इतना पता ही होगा, विंड पावर होती है, स्मॉल हाइड्रो बायोगैस होता है, सोलर पावर होती है। इस सब से रिलेटेड जो रिसर्च डेवलपमेंट पर्पस होता है और जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन करनी होती है इंडिया को बाकी देशों के साथ, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी डायरेक्टली उसको एडमिनिस्टर करती है। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या मेन एंटिटीज़ हैं इस मिनिस्ट्री के अंडर। अच्छा, सबसे पहले जो इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट मुझे लगा प्रोबेबिलिटी जिसकी हाईएस्ट है एक क्वेश्चन आने की, वो ये थी कि उन्नत चूल्हा अभियान एक इम्प्रूव्ड कुकिंग गैस स्टोव का प्रोग्राम है, जो ऑफ कोर्स जो अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ है, जो वहाँ पे उनके पास कुकिंग स्टोव अच्छे नहीं हो पाते, उनके कुकिंग स्टोव उनको अच्छे कुकिंग स्टोव प्रोवाइड करने का एक प्रोग्राम है, वो इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इससे क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंडली, जियोथर्मल एनर्जी जो होती है इसके बारे में बताऊंगा, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, दुनिया में क्या क्या, आगे पूरी सीरीज़ में सबको कवर करेंगे। अभी एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सरकार जो है हमारी वहाँ पे कौन कौन सा जो ढांचे हैं वो किन किन सेक्टर्स को संभालते हैं। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है हमारी जियोथर्मल एनर्जी, बायोफ्यूल्स, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब, ठीक है। उसके अलावा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सिक्की, भी इसके अंडर आता है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा ये देखिए, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ना नवरत्ना है ना महारत्ना है, मिनी रत्ना है, ठीक है, उनसे भी छोटा है। मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंस आजकल रिन्यूएबल एनर्जी पे इतना ज़्यादा फोकस है तो यू कैन नेवर रियली बी श्योर, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है, ठीक है। अच्छा, उन्नत चूल्हा अभियान के बारे में थोड़ा जान लीजिए, किन लोगों के लिए है। बेसिकली जो मिड डे मील की किचन्स होती हैं उनके लिए है, आंगनवाड़ीज़ के लिए, फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस के लिए, ट्राइबल हॉस्टल्स जो होते हैं, या फिर स्मॉल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, रोड्स, मतलब कौन से स्मॉल, नाम बड़ा फैंसी सा है मगर स्मॉल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट मतलब रोड साइड ढाबा, छोटे होटल रेस्टोरेंट वगैरह जो होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स इन रूरल एरिया जहाँ पे आज भी बायोमास यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग पर्पस, तो उन सब को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये उन्नत चूल्हा अभियान शुरू किया गया था। 2015 में स्कीम के अंडर 3.5 लाख स्टोव सैंक्शन किए गए थे। वैसे टॉपिक है नहीं इस वीडियो का, बट सिंस हम बात कर रहे थे, मैंने कहा एक महारत्ना की लिस्ट भी दे देता हूँ आपको। एक तो देखिए, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर आती है। हमने डिस्कस नहीं करी क्योंकि कहीं से भी एनर्जी से कोई इसका डायरेक्टली लिंक नहीं था इसका। कोल इंडिया लिमिटेड हमने बात कर ली, गेल के बारे में बात कर ली, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिस्कस कर लिया, एनटीपीसी बता दिया आपको, ओएनजीसी भी बता दिया। उसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगेन एनर्जी से कोई संबंध था नहीं तो मैंने इसके बारे में बात नहीं करी, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है। ये हो गई आपकी 7 महारत्ना कंपनीज। अब आते हैं एनर्जी सोर्सेज के ऊपर कि कौन कौन से सोर्सेज हैं और क्या क्या उनके प्रोज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए, नेचुरल गैस इन इंडिया, नेचुरल गैस आपको पता ही है, गैस अपने आप में क्लीनेस्ट फ्यूल होता है, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है पर जूल। ऑफ कोर्स अगर हम उसको कोल या तेल से कंपेयर करें, और पोल्यूटेंट्स भी काफ़ी कम होते हैं। इंडिया में बेसिकली 2 तरीके की नेचुरल गैस अवेलेबल है। एक तो डोमेस्टिक नेचुरल गैस, जो एक्चुअली देखिए, हिंदुस्तान में हमारे पास गैस की इतनी प्रोडक्शन हम नहीं कर पाते कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफ़िल कर पाएँ, तो काफ़ी बार हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है रीक्लासिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसको RLNG भी कहा जाता है। और ज़्यादातर आई थिंक ये कतर से ही हम इंपोर्ट करते हैं। अब धीरे धीरे डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं, मगर हिस्टोरिकली अगर हम 2007 का डेटा देखें तो उससे कतर से ही सबसे ज़्यादा हमारी गैस आई है। और आगे देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, किस तरीके से हमारे रीजन्स में अलग अलग जो हमारी स्टेट्स हैं वहाँ पे नेचुरल गैस यूज़ की जाती है। नेचुरल गैस का देखिए किन किन सेक्टर्स में यूज़ होता है और ऑफ कोर्स किस प्रकार यूज़ होता है। सबसे पहले तो उसको बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल फॉर बेस लोड पावर प्लांट्स इन कंबाइंड साइकिल को जनरेशन पावर प्लांट्स, ठीक है। उसके अलावा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, ये काफ़ी बार आपने सुना होगा। फॉर एग्जांपल, ईरान में इंडिया ने चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट किया है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं।
अगर आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हो तो न्यूज़ ये भी आई थी कि वहाँ पर इंडिया एक फर्टिलाइज़र प्लांट भी सेटअप करना चाहता है। तो आप शायद सोच रहे हो कि यार वहाँ पे ठीक है हम पोर्ट में आ रहे हैं पर फर्टिलाइज़र प्लांट क्यों सेटअप करेंगे, क्योंकि जहाँ पे गैस होती है जहाँ पे है तो आप इजीली वहाँ से आप फर्टिलाइज़र भी बना सकते हो। पूरा प्रोसेस तो मैं नहीं बताऊँगा मगर बेसिकली उससे आप अमोनिया और यूरिया इजीली आप बना सकते हो। सो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी गैस का एक अहम रोल है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल खैर वो फैक्ट्रीज में वगैरह में तो एज यू नो किसी बॉयलर एज ए बॉयलर फ्यूल या किसी फर्नेसेस को गर्म करना है या किसी भी चीज़ को गर्म करना है उसमें गैस यूज़ की जा सकती है। डोमेस्टिक यूज़ आपको पता ही है हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग एंड अदर पर्पसेस। उसके अलावा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी होता है, गाड़ियों में हम यूज़ करते हैं एज ए नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल, समवट नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल कंपेयर टू अदर्स। उसके अलावा फाइनली पेट्रोकेमिकल्स में भी यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम विच वैरायटी ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, जैसे मैथनॉल जिससे हम मैथनॉल वगैरह भी बना सकते हैं। मैथनॉल आपको पता है आगे जाकर उसके वेरियस यूज़ होते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। तो ये बेसिकली जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे नेचुरल गैस यूज़ की जाती है और किस तरीके से यूज़ की जाती है उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू है। नेचुरल गैस यूटिलाइजेशन इन इंडिया, देखिए इंडिया में किस तरीके से नेचुरल गैस को यूटिलाइज किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का अगर हम डाटा देखें तो वहाँ पे हमको पता लगता है कि देश में काफ़ी बड़ा इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस किस चीज़ का है? ये है कि जो हमारी ईस्टर्न साइड की स्टेट्स हैं जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स तक नेचुरल गैस उतनी नहीं पहुंच पाती और ऑफ कोर्स अगर पहुंच नहीं पाती तो वो कंज्यूम भी नहीं कर पाते अगर हम उनको कंपेयर करें हमारी वेस्टर्न साइड की स्टेट से जो हैं गुजरात, महाराष्ट्र और ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न साइड की तो नहीं है उत्तर प्रदेश, बट ये बेसिकली गुजरात, महाराष्ट्र काफ़ी ज़्यादा गैस कंज्यूम करती है और उसके बाद कुछ हद तक उत्तर प्रदेश तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया जा चुका है। इसलिए ये तीनों स्टेट्स मिलाकर 65% जो हमारी टोटल नेचुरल गैस होती है देश की वो अकेले ये 3 स्टेट्स ही कंज्यूम कर लेती है। और ये जो स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ कम कंज्यूम कर पाती है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाती। ये प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पाइपलाइंस बनाकर और ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके। तो उस सब से और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हमारी कंपनीज हैं जैसे कि गेल की बहुत ही अहम भूमिका होगी इसमें कि इन स्टेट्स तक भी ये जो गैस है वो पहुँचे और ये भी ज़्यादा तरक्कीशुदा स्टेट्स बने। अब देखिए यहाँ से आप थोड़ा बहुत लिंक कर पाएंगे चीज़ों को। मैं आपकी तरफ फैक्ट्स नहीं फेंक रहा, मैंने आपको एक सर्टन मिनिस्ट्री के बारे में बताया, उस मिनिस्ट्रीज के पास क्या क्या पावर्स हैं उसको बताया, फिर हमारे देश में जो प्रॉब्लम है वो मिनिस्ट्री अपनी पावर को किस तरीके से इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को टैकल करेगी उसके बारे में बताया। होपफुली आप अगर इसको एक दो बार फिर से देखेंगे आपको मेमोराइज़ करने में भी आसानी होगी और एग्जामिनेशन में भी आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल गैस से आते हैं शेल गैस पे। शेल गैस क्या होती है? शेल गैस देखिए मेनली मीथेन ही होती है और ये बेसिकली जो नेचुरल गैस होती है जो हमारी धरती के काफ़ी बहुत ही जो हमारे रॉक्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स उनके बीच फंसी होती है, ठीक है, विद इन द शेल फॉर्मेशंस। अच्छा, शेल क्या होते हैं? शेल्स आर फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक्स जो बहुत ही ज़्यादा एक रिच सोर्स हो सकते हैं पेट्रोलियम या नेचुरल गैस के। इंडिया में प्राइमरीली जो मेन हमारी जो नंबर ऑफ सेडिमेंट्री बेसिन्स है जैसे गंगेटिक प्लेन, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जो और हमारी कोस्टल एरियाज़ है, और उसके अलावा जो हमारी हाइड्रोकार्बन बियरिंग एरिया जो है जैसे कैम्बे, आसाम, अराकान और दामोदर वगैरह, वहाँ पर शेल के काफ़ी भारी डिपॉजिट हैं। बट ऑफ कोर्स प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है कि उन डिपॉजिट्स को निकालें कैसे, क्योंकि आपको वो शेल गैस निकालने के लिए इतना बहुत डीप ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, फिर पत्थरों को तोड़ना होगा, देन यू एक्सट्रैक्ट द शेल। उसके अलावा काफ़ी जो एनवायरमेंटल इसके हजार्ड्स भी हो सकते हैं काफ़ी सारे, बिकॉज दिस कुड हैव सम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एज वेल, जिसकी वजह से काफ़ी जगह काफ़ी देशों में शेल गैस को लेकर कंट्रोवर्सी भी है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो नहीं चाहते कि शेल गैस के लिए ड्रिलिंग हो वहाँ पर। अच्छा, इंडिया के संदर्भ में देखते हैं कि हम किस तरीके से शेल गैस को एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर।
शेल गैस को इंडिया में प्राइमरीली ONGC और ऑयल इंडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको मेन याद रखना है कि वो सेडिमेंट्री रॉक वाला जो था ना, वो मेन याद रखना, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। इससे इतना आएगा नहीं, आ सकता है, हु नोज़, बट चांसेस सेडिमेंट्री रॉक से पूछने के ज़्यादा हैं। और उसके अलावा देखिए, ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया था, काफ़ी सारे एनवायरमेंटलिस्ट इस आइडिया के खिलाफ है कि शेल गैस के लिए इतनी डीप ड्रिलिंग करे और जो धरती के बिल्कुल इतने डीप जाके हम पत्थर तोड़े, उससे हु नोज़ किस तरीके का हम आगे जाकर कोई नेचुरल डिज़ास्टर इनवाइट कर लें। सो ये बेसिकली एक छोटा ओवरव्यू था इसका, शेल गैस का। अच्छा, अब MCQs की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें मैं UPSC प्रीलिम्स में जो पिछले साल या उससे पहले भी आ रखी हैं वहाँ से भी लूँगा, और उसके अलावा खुद जो हमारी स्टडी IQ ने हमारी टीम ने बनाए हैं MCQs, वो भी इसमें इंक्लूड करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये UPSC प्रीलिम्स 2015 में आया था। सॉरी, लाइन बिल्कुल ही गलत हो गई। सो क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसके बारे में मैंने वीडियो में बात भी करी है, ठीक है, आपको बताना है कि क्या ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। सेकंड स्टेटमेंट है कि ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। ओके, तो आंसर टाइम। देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये एक बिल्कुल ही एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये फाइनेंस वगैरह से, बैंकिंग से कोई रिश्ता नहीं है इसका। दूसरी बात, जी हाँ, पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी भी है, मगर नाम नवरत्ना है, नाम महारत्ना है। तो C इज़ करेक्ट। अब आप समझ पा रहे होंगे जो मैंने अब तक पढ़ाया है, तो अब आप थोड़ा समझ गए होंगे कि अब तक जो मैंने पढ़ाया है आपको, वो बिल्डअप होके कैसे एक एक्चुअल UPSC प्रीलिम्स के क्वेश्चन में बन के आता है। ऑलराइट, सो अब क्वेश्चन यहाँ पे एक दूसरा ये है, 2009 के UPSC प्रीलिम्स में आया था ये। तो यहाँ पे आपको बताना है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट नाम की एक रिपोर्ट आती है, ऑफ कोर्स। तो आपको बताना है कौन निकालता है ये रिपोर्ट। ओके, सो होपफुली आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है, इट इज़ D, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट निकालता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आप 2016 की जो रिपोर्ट है, इसको आप देख सकते हैं। मैंने सोचा था कि इस रिपोर्ट के जो फैक्ट्स हैं वो भी कवर करूँ, मगर ऐसा, इट्स वेरी टेक्निकल, स्टैटिस्टिक्स हैं खूब सारे। इसके लिए अलग से पूरी वीडियो बनानी होगी, काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है। सो मेन अभी इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट कौन बनाता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन के रिपीट होने का लाइक्लीहुड काफ़ी हाई है। अगला क्वेश्चन है कि शेल गैस इनमें से कहाँ पर, इंडिया में खासकर कहाँ पर एबंडेंटली भरकर हमको मिलेगी? ऑफशोर रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, या फिर इग्नियस रॉक्स में? सो होपफुली आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया होगा। आंसर टाइम। देखिए, इसका आंसर मैंने बहुत बार रिपीट किया था जब मैं शेल गैस के बारे में बता रहा था। ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी, मगर टू द पॉइंट थी। मेन जो पॉइंट्स हैं उस पर मैंने फोकस किया था। सो सेडिमेंट्री रॉक्स इज़ द करेक्ट आंसर। एग्जामिनेशन टाइम में भी याद रखिएगा। नेचुरल गैस, जिसके बारे में हमने काफ़ी बात की, उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? ऑलराइट, सो नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो है मीथेन। अच्छा, आपको यहाँ पे बताना है कि ये इनमें से किन रीजन में शेल गैस इंडिया में पाई जाती है। आपके सामने ऑप्शन है, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि काफ़ी हद तक बड़ा फॉन्ट है ये। ऑलराइट, सो आंसर टाइम। देखिए, इसका आंसर जो है यहाँ पे कैम्बे बेसिन में पाई जाती है, कावेरी बेसिन में पाई जाती है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी पाई जाती है शेल गैस। तो इसका आंसर हो गया D। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, आपको बताना है विच मिनिस्ट्री लुक्स आफ्टर हाइडल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है, स्मॉल। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन A। हमने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात किया था, पीयूष गोयल जी यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इंडिया में, उनको लुक आफ्टर करती है।